हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम वेव गाइड्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वेव गाइड के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूला हैं, उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं हमेशा की तरह वो किसी ना किसी एग्जाम के पीवाईक्यू हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस आप अपने आप में समझ सकते हैं। क्वेश्चंस को सिर्फ देखना नहीं है ना, उनको सॉल्व भी करना है, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझना है। और वीडियो को आगे आप देखें उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड हैज डायमेंशन। एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड की डायमेंशन दी हुई है। ए की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर डोमिनेंट टी मोड निकालनी है। तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए हमारे पास जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, तो फॉर रेक्टेंगुलर वेव गाइड, फॉर रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो इसके लिए जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो होती है VC और यहाँ MN इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर C/2 और लिखो, यह आएगा M/A² प्लस N/B²। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पर A और B की वैल्यू आपको पता है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए जो डोमिनेंट टी मोड होता है वो होता है T10। तो डोमिनेंट TE मोड रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए वो होता है TE10। TE10 का मतलब M की वैल्यू हो गई 1 और N की वैल्यू हो गई 0। M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 0। तो इस फॉर्मूला में हम डाल देंगे FC10। यहाँ से हो जाएगा ये C/2। M की वैल्यू आपको रखनी है 1, तो 1/A का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और N की वैल्यू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0/B का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा क्या, C/2A। तो ये आप याद रखना डायरेक्ट कि T10 के लिए जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो कितनी बनती है, C/2A। अब जो C होता है, C होता है लाइट की स्पीड, तो FC10, C होता है लाइट की स्पीड, तो लाइट की स्पीड की वैल्यू रख दो 3 × 10⁸ और अपॉन 2। A की वैल्यू सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.04। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी 3.75 गीगाहर्ट्ज। क्या आंसर आएगा, 3.75 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। अभी बताया था मैंने, रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर जो डोमिनेंट मोड होता है वो कौन सा होता है, TE10 होता है। कौन सा होता है, TE10 होता है। डोमिनेंट मोड का मतलब होता है जिसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो लोएस्ट हो, है ना। तो डोमिनेंट मोड का मतलब होता है, डोमिनेंट मोड का मीनिंग होता है जिसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो लोएस्ट हो। लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या हो, लोएस्ट हो, और जिसको इजीली प्रोपोगेट किया जा सके। तो इजीएस्ट मोड टू प्रोपोगेट, इजीएस्ट मोड टू प्रोपोगेट, इजीएस्ट मोड टू प्रोपोगेट। और हमने ये देखा था कि T10 के अंदर हमारे पास जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बनी थी वो कितनी बनी थी, वो बनी थी FC इक्वल्स टू C/2A। तो फॉर TE10 हमारे पास जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बनी थी वो बनी थी C/2A। अभी इसके जस्ट पहले हमने निकाला था। तो ये मिनिमम है, जितने भी हमें मोड्स दिए हुए हैं सभी के अंदर ये क्या होती है, मिनिमम होती है। इसके अलावा TM मोड जो होता है, TM मोड में भी 10 लिखा हुआ है, तो आप कहोगे वहां पर भी तो ये होना चाहिए, पर TM मोड के अंदर क्या होता है, TM मोड के अंदर M और N दोनों की वैल्यू 0 नहीं होती, तो TM10 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो TM मोड requires M is not equals to 0 और N is not equals to 0। तो जो TM10 है ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो कैन नॉट एग्जिस्ट। जब TM मोड की हम बात करेंगे तो TM मोड के अंदर ना तो M की वैल्यू 0 होती है और ना N की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है TM10
और 1 0 फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि एक की वैल्यू 0 हो रही है और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों की वैल्यू ही क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो हमारे पास इसलिए आंसर क्या आएगा, सी आएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट्स इनसाइड वेवगाइड ओनली इफ। वेवगाइड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोपोगेट कर सकती है? तो हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट होता है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इस प्रोपोगेशन कांस्टेंट को हम लिखते हैं बीटा से, और ये बीटा की जो वैल्यू है ये बराबर होती है के स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, जहां के जो है वो प्रोपोगेशन होता है, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और के को कैसे लिखेंगे हम, 2 पाई एफ अपॉन सी, या 2 पाई अपॉन लैम्बडा भी लिख सकते हो। इसको आप 2 पाई अपॉन लैम्बडा भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि सी बराबर क्या होता है, एफ लैम्बडा। तो यहां से इसको 2 पाई अपॉन लैम्बडा भी लिख सकते हो। प्रोपोगेशन के लिए जो बीटा है उसकी वैल्यू रियल होनी चाहिए। तो फॉर प्रोपोगेशन बीटा मस्ट बी रियल। फॉर प्रोपोगेशन बीटा मस्ट बी रियल। बीटा यानी कि जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। फॉर प्रोपोगेशन बीटा मस्ट बी रियल। बीटा मस्ट बी रियल, तो इसका मतलब क्या है कि जो के है उस के की वैल्यू कट ऑफ जो कांस्टेंट है उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो के की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे, के सी से। के की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए के सी से, और के की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब एफ की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एफ सी से। यदि एफ लेस देन हो गया एफ सी से, इफ एफ जो है वो लेस देन हो गया एफ सी से, तो उस केस में जो बीटा है वो इमेजिनरी आ जाएगा। देन बीटा विल बी इमेजिनरी। तो उस केस में जो बीटा है वो इमेजिनरी आ जाएगा, और इमेजिनरी की वैल्यू जो हम लिखते हैं वो बीटा इक्वल टू जे, जे मतलब आयोटा अल्फा, ये वैल्यू हम इसके लिखते हैं। तो हमें पूछा है कि प्रोपोगेट कब हो सकती है, तो कब प्रोपोगेट हो सकती है, जब फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है द फेज वेलोसिटी इनसाइड अ वेवगाइड इज। वेवगाइड के अंदर जो फेज वेलोसिटी है वो कितनी होती है? तो फेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वीपी, उस वीपी को हम लिखते हैं सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला लिखते हैं फेज वेलोसिटी का, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन बीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन बीटा। अब एफ जो है प्रोपोगेशन कब होगा, जब एफ की वैल्यू ग्रेटर देन होगी एफ सी से। तो सिंस फॉर प्रोपोगेशन के लिए क्या जरूरी है कि जो एफ है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो किससे, एफ सी से, और एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी एफ सी से। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी एफ सी, तो ये क्या निकलेगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये नीचे ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ से वीपी जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से एफ ग्रेटर देन एफ टी, देयरफॉर 0 लेस देन एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर और लेस देन 1, है ना। तो डिनोमिनेटर जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे, 1 से। तो डिनोमिनेटर जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 1 से कम हो जाएगा तो जो वीपी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो लाइट की स्पीड है उससे ज़्यादा हो जाएगी। हैंस डिनोमिनेटर मतलब ये वाला, तो हैंस डिनोमिनेटर इज लेस देन 1। डिनोमिनेटर इज लेस देन 1, डिनोमिनेटर 1 से कम हो जाएगा, और इसलिए जो फेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू लाइट की स्पीड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। वैसे आप यहाँ से भी कर सकते थे, इतना लिखने की ज़रूरत थी नहीं। नेक्स्ट, द ग्रुप वेलोसिटी इन वेवगाइड। अब एक तो हमने लिखी फेज वेलोसिटी, एक होती है ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है, ग्रुप वेलोसिटी को हम लिखते हैं वीजी से, और ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सी अंडर रूट 1 माइनस ये एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर। अब देखो वो फॉर्मूला में सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर था, यहाँ पर मल्टीपल में है ना, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल में। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमने देखा था अभी, यहाँ पर ये हमने देखा था, ये वाली चीज, ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ये क्या है, लेस देन 1 है, अभी देखा था। क्योंकि f जो है वो ज़्यादा होता है किससे, एफ सी से।
एफ ज़्यादा होता है एफ सी से, तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू लेस देन क्या है 1 है, और लेस देन 1 है इसलिए वी जी जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो वी जी है जो लेस देन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो जो ग्रुप वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो लाइट की स्पीड से क्या होती है, कम होती है। तो जो ग्रुप वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से क्या होती है, कम होती है। वैसे ग्रुप वेलोसिटी करती क्या है, तो ग्रुप वेलोसिटी अपने साथ इंफॉर्मेशन और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करती है। तो ग्रुप वेलोसिटी कैरीज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। ग्रुप वेलोसिटी क्या कैरी करती है, एनर्जी और इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। तो ग्रुप वेलोसिटी कैरीज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो आंसर हमारे पास आएगा क्या, ये वाला सी, है ना। कैसे आएगा, वीपी जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर, और वी जी जो है उसकी वैल्यू होती है सी अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे वीपी और वीजी को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लगा भी दिया। अगला क्वेश्चन देखो, टीई मोड। टीई मोड मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। टीई का मतलब है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इसका कोई भी लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नहीं होगा। इट मींस इट हैज नो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। इसका कोई भी लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नहीं होगा उसका मतलब ई जेड की वैल्यू क्या होगी, 0, और एच जेड जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। ई जेड की वैल्यू 0 होगी, एच जेड 0 नहीं होगा। टी मोड के लिए क्या होगा, ई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन। फिर अगला है टीएम मोड। टीएम का मतलब हो जाएगा ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो यहां हो जाएगा ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का कोई लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नहीं होगा। इट मीन्स एच जेड इक्वल्स टू 0। इसका जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर यहां पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रहेगा। तो ई जेड जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ई जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। तो टीएम मोड के लिए क्या हो जाएगा, एच जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, विच मोड कैन नॉट एग्जिस्ट इन होलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड। होलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कौन सा मोड एग्जिस्ट नहीं करता, होलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कौन सा मोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो टी मोड, टीएम मोड, टीईएम मोड। तो अब अगर मैं बात करूं किसकी, होलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड की, तो होलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो है वो एक सिंगल कंडक्टर होता है। ठीक है, वो कैसा कंडक्टर होता है, सिंगल कंडक्टर होता है। सिंगल कंडक्टर होता है तो उसके अंदर क्या होगा, या तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड होगा, टी मोड होगा, या टीएम मोड होगा, है ना। टीईएम मोड होगा तो टीएम मोड में क्या हो जाता है, ई जेड भी 0 हो जाता है और एच जेड भी 0 होता है। तो ऐसे जो मोड है टीईएम, ये एग्जिस्ट करते हैं जब 2 कंडक्टर्स होते हैं या जो रिटर्न पाथ होता है उस केस में, है ना। तो सिंस होलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड is a single conductor. Hollow rectangular waveguide is a single conductor. Therefore TEM does not exist. TEM does not exist for hollow rectangular waveguide. होलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो इसके लिए जो टीएम है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो टीएम है वो काम करता है, वो करता है 2 कंडक्टर्स और जहां पर रिटर्न पाथ होता है, और जहां पर कौन सा पाथ होता है, रिटर्न पाथ होता है, उसके लिए काम करता है। और टीएम मोड के लिए क्या हो जाएगा, ई जेड भी क्या हो जाएगा, 0, और एच जेड भी क्या हो जाएगा, 0। इसके लिए एच जेड और ई जेड दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, टीईएम आंसर आ जाएगा।
है ना, क्या आंसर आ जाएगा, TEM आ जाएगा। नेक्स्ट, वेवगाइड वेवलेंथ इज लैम्डा जी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन 2a स्क्वायर एज फ्रिक्वेंसी अप्रोचेज कट ऑफ। जब फ्रिक्वेंसी कट ऑफ की तरफ जाएगी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो वेवलेंथ ऑफ वेवगाइड, तो वेवलेंथ ऑफ वेवगाइड, उसको हम लिखते हैं लैम्डा जी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा सी का होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करें तो कट ऑफ की बात करें तो एट कट ऑफ पे क्या होगा, लैम्डा अप्रोच कर जाएगा किसको, लैम्डा सी को, और लैम्डा अप्रोच कर जाएगा लैम्डा सी को, तो ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा सी का होल स्क्वायर, ये किधर को अप्रोच करेगा, जीरो को, और ये अप्रोच करेगा जीरो को, तो लैम्डा जी जो है वो अप्रोच कर जाएगा इनफाइनाइट को। लैम्डा जी जो है वो अप्रोच कर जाएगा किसको, इनफाइनाइट को। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, इसका फिजिकल मीनिंग होगा कि जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट जीरो हो जाएगा तो कोई भी फेज का प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो इट मीन्स propagation constant, it means propagation constant becomes zero, propagation constant becomes zero, and no phase progression, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, लैम्डा जी जो है वो अप्रोच करेगा कहाँ, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, डोमिनेंट मोड इन सर्कुलर वेवगाइड। सर्कुलर वेवगाइड में डोमिनेंट मोड क्या होता है, तो डोमिनेंट मोड का मतलब होता है जहां पर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या हो, जहां पर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लोएस्ट हो, और सर्कुलर वेवगाइड में जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी आती है वो आती है TE11 पर, है ना। सर्कुलर वेवगाइड में जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी आती है वो कहां पर आती है, TE11 पर आती है, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ जो लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आएगी तो वो डोमिनेंट मोड होगा, लोएस्ट